गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर में चैप्टर 12 है वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। आप इस बातों को पहले से जान रहे हैं कि वाक्य की रचना में शब्द की सार्थकता का सबसे बड़ा महत्व है। अगर शब्द व्यवस्थित होकर रचना की जाती है तभी वाक्य का सही रूप हो पाता है। वाक्य को हम इस प्रकार समझें कि वर्णों के मेल से शब्द और शब्द के सार्थक मेल से वाक्य की रचना होती है। जब तक शब्द का सार्थक मेल नहीं होगा तब तक वाक्य की रचना नहीं होगी। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य के अंदर जिस वस्तु या व्यक्ति का विवरण का ज्ञात होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। जैसे सुलेखा पियानो बजाती है। पियानो बजाने का काम कौन करती है? सुलेखा। तो यहाँ सुलेखा जो है वह उद्देश्य है और उसके द्वारा पियानो बजाने का काम किया जाता है तो वह विधेय है। विधेय वाक्य में निहित उद्देश्य के द्वारा जिन कार्य को किया जाता है, जिन विषय के बारे में बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वही विधेय है। जैसे सुलेखा के बारे में कहा गया कि वह पियानो बजाती है, तो पियानो बजाना हुआ विधेय और सुलेखा हुई उद्देश्य। अब यहाँ हम पदक्रम में देखेंगे कि वाक्य को बनाने के लिए वाक्यों में अर्थ एवं परस्पर संबंध के अनुसार शब्दों को उचित स्थान पर स्थापित करने की क्रिया को ही पदक्रम कहते हैं। क्रम का अर्थ होता है लगातार। तो वाक्य की पूर्णता के लिए पदक्रम का विशेष महत्व है। अब आप इसको इस रूप में समझें कि कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया। अब यहाँ कार्य करने वाले जो हैं वह पहले बता चुकी, क्या वह उद्देश्य होता है और उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह विधेय की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ है अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है, तो इसका पदक्रम अगर सही न हो तो वाक्य की रचना सही नहीं होगी। कार्य करने वाले कौन हैं? अध्यापक हैं और उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, वह विधेय है। ज्ञानी ज्ञान देता है, ज्ञान देने का काम ज्ञानी करता है। यहाँ पदक्रम को बताया गया है। अगर हम इस वाक्य को इस तरह लिखते हैं कि है देता ज्ञान ज्ञानी, तो यह वाक्य की रचना की दृष्टि से यह बिल्कुल गलत है। शब्द वही रहेंगे लेकिन पदक्रम अगर सही नहीं है तो वाक्य सही नहीं होता है। रचना के आधार पर ऐसे वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी वाक्य के दो भेद हैं। एक है मिश्रित वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो है वह सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य होता है। यानी काम करने वाला भी एक और उनके द्वारा किया जाने वाला काम भी एक हो, तब वह सरल वाक्य का पहचान होता है। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों के अंतर्गत दो या दो से उपवाक्य संयुक्त का अर्थ यहाँ मिला हुआ है रूप से लिखे जाते हैं तो समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं।
उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। जैसे राधा मेरे घर आई और हम सिनेमा देखने गए, यानी राधा मेरे घर आई और हम उसके साथ मिलकर सिनेमा देखने गए। तो इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है, एक राधा के आने का और एक मेरे जाने का, यानी कर्ता भी दो और क्रिया भी दो। तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य, वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य या अनेक मिश्रित वाक्यों का मिश्रण करके बनाए जाने वाले शब्द को ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक प्रधान वाक्य और एक उस पर आश्रित वाक्य, यानी वह वाक्य जो है वह पहले वाक्य पे निर्भर कर रहा है, तो इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे आलोक ने कहा कि वह आईएएस की तैयारी कर रहा है, यानी वह आईएएस की तैयारी कर रहा है। यह किसके द्वारा कहा गया? आलोक के द्वारा कहा गया, इसलिए यह वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है, उसके कहने पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ये अभी आप रचना के आधार पर वाक्य को समझ रहे थे। अब आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझना है। व्याकरण जो है उसको जिस तरह आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, उसके भेद के भेद उपभेद अनेक रूप से समझाया जाता है। अब यहाँ विधानवाचक, विधान का अर्थ ही होता है जिसके माध्यम से कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, उसे विधानवाचक कहते हैं। जिसको सब लोग जानते हैं, यह विधानवाचक नियम है। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है, हर लोग जानता है इस बात को, इसलिए यह विधानवाचक का उदाहरण है। निषेधवाचक, निषेध का अर्थ होता है नहीं, नकारात्मक। जिन वाक्यों के द्वारा किसी कार्य में ना होने का संकेत मिले उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे राकेश आज नहीं आएगा, निषेधात्मक वाक्य है। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों के द्वारा हम किसी दूसरे को आदेश देते हैं, आदेश देकर कार्य को पूरा करवाते हैं, वह आज्ञावाचक वाक्य है। जैसे चलो गृह कार्य पूरा करो, हम अब उसे आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि चलो अब गृह कार्य पूरा करो। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्य से यह पता चले कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है वह प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, मैंने तुमसे प्रश्न किया, यह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत है। विस्मयादि बोधक, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, चिंता का प्रकट हो भाव, वह विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। जैसे ओह बड़ा दुखद समाचार मिला, यह क्या हुआ? विस्मय करने की स्थिति हुई, शोक की स्थिति हुई, इसलिए इसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। संदेह बोधक वाक्य, संदेह या संभावना का बोध होता संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज पापा मेरे लिए गिफ्ट लाएं, यह संभावना है, हो सकता है नहीं भी लाएं, तो यह संदेह बोधक वाक्य है। सातवां है इच्छा बोधक, मानव की इच्छा या आशीर्वाद के भाव, जिन वाक्यों द्वारा यह ज्ञात करा देता है उसे हम
इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी यह इच्छा है, भगवान करे तुम्हें लंबी उम्र प्राप्त हो। इसमें हो या ना हो दूसरे पर निर्भर है, लेकिन मेरी इच्छा है, भगवान से मेरी यह प्रार्थना है, इसलिए यह इच्छाबोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। हेतुवाचक वाक्य। अब हेतु का अर्थ होता है लेकिन परंतु कुछ कारण से जुड़ा हुआ। जिन वाक्यों के अंतर्गत एक वाक्य में क्रिया दूसरे वाक्य पर निर्भर करती है उसे हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मेरी सरकारी नौकरी लग जाती तो मैं अखंड पूजा पाठ करवाता। उसमें पूजा पाठ करवाने का कार्य जो है वह मेरे नौकरी लगने के ऊपर निर्भर करता है, तो इसको हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कुछ पूजा करवाने में कुछ कारण जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।